नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और वक्त हो गया है डिबेट का। आज खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं सीधा सवाल, और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद है कंचन कुमारी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाजसेवी हैं। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं और बीजेपी लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अविरल साहब आपका भी डिबेट में। हमारे साथ अंकुर श्रीवास्तव जी हमारे साथ अंकुर श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं डिबेट में, और जो राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है अंकुर साहब आपका जी। शुरुआत कंचन जी आपसे ही हम करते हैं। आपका माइक जो है वो बंद आ रहा है। तो आज का विषय है वो साफ है कि सिद्धांतों को राउंड करके बिहार का राज तिलक हुआ है। बिहार में कभी विकास होगा, तो इसी विकास की तो बात की जा रही थी। इन नेताओं से पीछा कैसे बिहार से छुड़वाया जाए, ये जो है जद्दोजहद चल रही थी। और इसी के साथ जो है भाजपा ने ठगबंधन से गठबंधन कर लिया है। क्या कहेंगे आप इसे? जी देखिए, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जनता इसमें ठगी गई है। जनता को ठगा गया है इन नेताओं के ज़रिए, जिन नेताओं का ये नहीं पता कि दिन किसके साथ गुज़ारेंगे और रात किसके साथ गुज़ारेंगे। ख़ास तौर पे नीतीश कुमार जी के साथ। जो नीतीश कुमार जी का ये भाषण था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो है वही सूत्रधार थे, उन्होंने ही रखा था। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये बोले थे कि गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन हुआ है। ये सारे लोग ऐसे मतलब बातों से फिसल जाए, अपनी जुबान मतलब ये फिसलने वाली भी जुबान है, क्योंकि इन लोगों का ऐसा ओहदा है, देश के ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां से कि जुबान फिसलने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसे ऐसे बयान देने के बाद आज खुद एक दूसरे के साथ गठबंधन करके और 9वीं बार वहां पे चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता को भी ठगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के खुद के कार्य इतने अच्छे हैं, खुद के कार्य इतने अच्छे हैं, अविरल जी फिर से आप सुन लीजिएगा। खुद के कार्य इतने अच्छे हैं कि उनको मुझे नहीं लगता कि किसी की भी जरूरत थी, खास तौर पे नीतीश जी के जैसे इंसान की, जो कि इतनी महिलाओं के लिए इतनी गंदी सोच रखते हैं, जिनका कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार की कोई भी महिलाएं उनको वोट करें। मैं तो अपील करती हूं यहां से आपके चैनल के द्वारा कि बिहार की कोई भी महिला नीतीश कुमार को वोट ना करे। तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चलने का मतलब है कि आपको जनता से कहीं से भी प्रेम नहीं है। आप जनता के इमोशनल होने के उससे आप खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। आपको सिर्फ सत्ता प्यारा है, आप सिर्फ कुर्सी के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। ये आपने साबित कर दिया इनके साथ गठबंधन करके, बीजेपी ने। वरना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी कोई जरूरत नहीं थी नीतीश कुमार को लेकर के चलने की। बात बाकी जो नीतीश कुमार का, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का हनन हो चुका है इस बार सीएम बनने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इनके साथ गेम खेली है और इनको जो है अब की बार इनको तो ले ली है, लेकिन इनके पीछे से जो है बीजेपी अब इनके कंधे पर पैर रख करके खुद को फ्रंट फुट पर ले आएगी अगले बार से। इस बार तो ये बन गए हैं, लेकिन आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें नीतीश कुमार का क्या ही होगा, हंस रही है नीतीश कुमार, खुद जानेंगे। जी मैं उत्तर दे देता हूं, एक बार कंचन जी बात होगा। हाँ जी, सिद्धांतों की अगर हम बात की जाए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सिद्धांत नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र में विचार नहीं है, विचारधारा नहीं है, तो फिर लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज पहली बार क्या सिद्धांतों से समझौता कर लिए हैं? क्या सिद्धांतों से और विचारों से के चल रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार से बिहार को अलग करना चाह रहे थे, कभी प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे कि ये जो पुराने जो सत्ता के लालची हैं, कुर्सी के लालची हैं, जो 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, मोह इतना है कि खुद का रिकॉर्ड तो गिनीज बुक में दर्ज करवाने के लायक बना दिया है, लेकिन बिहार की हालत क्या बना के रख दी है उसको भी जरा जो है देख लेना चाहिए। क्या कहेंगे? खुद का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और बिहार का कैसा रिकॉर्ड बनता जा रहा है? जी देखिए, ये जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस है, इस बात को जान लेना चाहिए। उसके साथ साथ इस बात को भी समझ लेना चाहिए, जिस प्रकार से कंचन जी बोल रही थी 9वीं बार मुख्यमंत्री, तो सबको पीड़ा तो होती है ना, कोई व्यक्ति 9 बार मुख्यमंत्री बन जाए। और उसके साथ साथ जहां तक बात है बिहार के विकास की, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कार्य करेंगे, जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाएगा, जनहित में कार्य किया जाएगा, जनता के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। आपको क्या अच्छा लगता है? आपको जनहित महत्वपूर्ण लगता है
या इधर से उधर आना, इधर से उधर जाना की आप बात करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि जनहित पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जनता के हित की बात की जानी चाहिए, जनता की भलाई की बात की जानी चाहिए, जनता के लिए योजनाएं चलाई जानी चाहिए। जनता का हित महत्वपूर्ण है, स्कूल बनने महत्वपूर्ण है, शिक्षा का स्तर बढ़ना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि सड़कें बने, डेवलपमेंट हो, चहुमुखी विकास हो। उसके साथ साथ जिस प्रकार से चाहे आप बात कर लें किसी भी सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए रोड्स की, ट्रांसपोर्ट की, जी बिहार की बात आप कर लीजिए। बिहार पर आप बताइए, महत्वपूर्ण है। टूकूंगा आपको। बिहार में कितना आपने जो है विकास किया उस पर आप बात करिए, क्योंकि नीतीश जी पर बात हो रही है। जी, कौन सा रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है और आंकड़ों पर बात करिए प्लीज। बिहार का एक आंकड़ा बताइए, कितनी कंपनी सुन लीजिए, मैं आंकड़ों पर ही बात करूंगा, आंकड़ों पर ही मैं आ रहा हूं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से सड़कों का विकास हो, सड़कों का निर्माण हो, चहुमुखी विकास हो, क्षेत्रों का विकास हो, जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका विकास हो, तो लगातार ये कार्य हो, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। अभी कितनी किलोमीटर सड़कें बन रही है? अभी तो भाजपा की सरकार ही नहीं थी ना। बिहार में कौन सा भाजपा की सरकार थी? जब आप थे तब भी तो अभी तो भाजपा की बनी है ना सरकार। अब आगे सरकार कुछ नहीं कर पाए तो आपकी सरकार में क्या करेंगे? तो अभी भी उन्हीं के हाथ में है। जी चलिए, मैं अंकुश श्रीवास्तव। सुरक्षा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, क्राइम रेट डिक्रीज हो। जी, अंकुश श्रीवास्तव जी, महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं पर गंदे भाषण देने के बाद में सुरक्षा हो सकती है क्या? पहला ये, और साथ ही दूसरा कि ऐसा मुख्यमंत्री जो देश को जो है गर्त में ले जाए, बिहार को गर्त में ले जाए, और ऐसे मुख्यमंत्री को कभी प्रधानमंत्री कहा करते थे। इसी से तो छुटकारा पाना है। तो इससे छुटकारा बिहार को दिलवाया है या खुद उसमें जो है संलिप्त हो गए हैं? जी जी श्रीवास्तव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मैं चाहूंगा कि सिर्फ बिहार पर ही चर्चा करें। ध्रुव माइंड गेम के शिकार बनाया जा रहा है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा कि मेरी सोच है कि हम एक बहुत ही ध्रुव माइंड गेम के शिकार बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1/3 ईवीएम मैनेज होती है। यह लोकतंत्र के साथ एक ऐसी हाइब्रिड बेईमानी की जा रही है जिससे विश्वास के साथ प्रमाणित करने के लिए भरपूर तकनीक और समय चाहिए, जो 2024 के चुनाव तक मुश्किल है, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूरी तरीके से काबू होने के कारण और फायदे बीजेपी फिर ले जाएगी। अब हम आते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार एक पलटू किस्म के नेता हैं और उनका रवैया हमेशा सिर्फ अपने लिए है और जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। शुरू से ही हम इस चीज को मानते हैं। वो न नारी के पक्ष में, न जनता के पक्ष में है, न बेरोजगारी के पक्ष में है, न महंगाई के पक्ष में है। वो सिर्फ उनकी कुर्सी टिकी रहे, वो सिर्फ इसके पक्ष में है। मेरा मानना है कि देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे मीडिया में इस समय बहुत कई वर्षों से नदारद है। जी कंचन जी, आप कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जब बात अगर की जाए लगातार इनको मिलाने, बात पूरी नहीं हुई है और अग्रल जी आप पूरी बात सुनने दीजिए। जी जी बोलिए अग्रल जी, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। आप जी बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। 45 रुपए लीटर डीजल था, आज कितने रुपए लीटर डीजल हो गया है? 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए पहुंच गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? आप विदेश नीति की बात करिए ना। अगर आप इतना इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं तो विदेश नीति पर आ जाते हैं। नहीं, आप बात करिए, आपके जो सवाल है आप रखिए, वो बारी बारी से उसका उत्तर बाद में देंगे। उनकी ये नई आदत नहीं है बीच में बोलने की, वो लगातार बोलते हैं और हम लोग झेलते आ रहे हैं। जी आप बोलते रहिए। ये पूरी डिबेट को पूरी नहीं होने देंगे, ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। आप बोलते रहिए, आपको दर्शक सुन रहे हैं। जी जी, उन तक भी आएंगे, उन पर आपके जो सवाल हैं वो हम पूछ लेंगे। जी वो सुन रहे हैं। जी पूछिए आप। चीन देश की जमीन कुतर जा रहा है और देश की सीमा के अंदर घुस गया है, बना लिया है। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की गई थी।
और लगभग 2 नहीं, लाख इसको लेकर के रोजगार तो की सेना ने जनता खुलासा को कर दिया ना। चीन की जमीन को लेकर के तो सेना ने बता दिया। सेना पर विश्वास नहीं है क्या आपको? सेना ने बता दिया है कि नहीं सेना पे कहीं कोई बिल्कुल भी जमीन विश्वास नहीं है। कारण उसका ये है कि सेना नहीं? सेना पर विश्वास है कि नहीं है? सब सेना कुछ पर उनके विश्वास कंट्रोल है। में सेना हो की गया। बात करें ये अंकुर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप सेना पर आप सेना अविश्वास में जता रहे हैं। इन लोगों ने अपने बंदे बैठा करके रखे हुए हैं। नहीं, ये तो सेना पर आरोप चलिए है ना। 400 ये तो रुपए आप का बता रहे हैं सिलेंडर कि जो देश था का कोई भी 1100 रुपए नागरिक का इस हो चीज गया, को उसके सहन विषय नहीं में क्या करेगा। लोगों का कहना है? जी नहीं, बाकी आपके आरोप सभी सही है। कंचन जी, आप कितना सहमत हैं जो श्रीवास्तव जी ने बताया कि नहीं सेना के बयान से भी हम असहमत हैं? तो क्या सेना किसी की बंधक हो सकती है, वो भी भारत की सेना? उसको इस तरह से गिराना आपको लगता नहीं है कि क्या राष्ट्र की जो है सेना पर बार बार जिस तरह से विपक्ष ने जो गलतियां की हैं, उन्हीं चीज को लेकर के अगर विश्लेषक भी वही भाषा बोलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उचित है राष्ट्रवाद पर एक साथ खड़े होने की जरूरत है या नहीं है? जी नहीं नहीं, हम कहीं से भी सेना पे अविश्वास नहीं कर सकते। और क्योंकि देखिए सरहद पे वो हम हमारे लिए अपनी जान को गंवा देते हैं, और ऐसे में हम अगर उन पे अविश्वास करते हैं, ये कह सकते हैं कि गोदी मीडिया उनकी है, मीडिया जो दिखा रही है जनता वो देख रही है, वो बात सही है, लेकिन हम सेना को ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। इसके लिए मैं उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। देश के जो लोग देख रहे हैं या जो भी यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट, ये गलत है। वो भी राजनीतिक विश्लेषक है, मैं भी हूँ, तो उस नाते मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सेना के लिए कोई वो नहीं। महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के रोकने का प्रयास नहीं किया गया है भाजपा के द्वारा। जी सेना के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है मैंने। जी जी नहीं जी। नहीं जी, तो उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं कि वास्तव में महंगाई बढ़ी है, जिसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है, केवल जो देखिए है नहीं नहीं, महंगाई तो बढ़ी है केशव जी। देखिए महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और महंगाई, और मजा तो तब आता है जब ये कहते हैं कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। ये सुन करके तो और आश्चर्य लगता है। मैं तो आप ही के डिबेट पर बैठी थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये डिबेट हमारा विषयांतर हो, विषय से विषयांतर हो, क्योंकि हम जिस टॉपिक पर बैठे हैं वो आज बहुत ही अहम मुद्दा है, खासतौर पे बीजेपी के लिए, कि वो किसके साथ गठबंधन कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को किसी के साथ भी जाने का जरूरत था। क्योंकि आप खुद केशव जी जानते हैं कि अभी जो राम मंदिर इन्होंने बनाया, पूरा देश राम राम कर रहा है, पूरा जो भी इन्होंने कार्य किया नहीं किया, वो राम के पीछे तो छुप गया ना। तो राम जी को जब आप लेकर के आए हैं, आप ही का कहना है, तो उस नाते मुझे नहीं लगता कि नीतीश जैसे व्यक्तित्व को या व्यक्ति को बीजेपी में आना चाहिए। मैं इससे दुखी हूं। पर्सनल मैं ये बात कहना चाहती हूं कि मेरे हिसाब से नीतीश एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है। आज वो आपके साथ है, कल को वो आरजेडी अगर जीतेगी तो हो सकता है वो उधर चले जाएं। ये इस तरीके का उनका चरित्रहीनता जो राजनीति में कहा जाता है वो उनके अंदर है। ये राजनीति में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, लेकिन इतना भी जायज मत करिए कि जनता अपने आप को ठगा महसूस करे। ठीक है, रही बात, अब मैं बताता हूं केशव जी, एक लाइन में उत्तर दूंगा। कंचन जी की सारी बात का एक लाइन में उत्तर देता हूं। देखिए, ये मुझे मालूम है, ये मुझे दिख रहा है स्पष्ट कि नीतीश जी का मन हमेशा से भाजपा में ही था। इस बात को समझ लीजिए। तो भाजपा फिर गाली क्यों दे रही थी? नीतीश क्यों गाली दे रहे थे? फिर नीतीश क्यों कह रहे थे मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा? आपके जो है भाजपा के जो आपके प्रधानमंत्री का, जब आपके प्रधानमंत्री का कहना था कि मैं, प्रधानमंत्री जी का कहना था कि वो घमंडिया है, मैं उसको किसी भी कीमत पर, अमित शाह जी का कहना था, तो अमित शाह को किसने हाईजैक किया था? 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 नीतीश कुमार को हाईजैक किया माना, लेकिन अमित शाह को किसने हाईजैक किया था? आपके जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है उनको किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी को क्या बोलना है ना? आप कंचन कुमारी जी से पूछकर जाएं इस देश के गृह मंत्री की बोलना क्या है। यही तो स्पष्ट हुआ इस पर। बिल्कुल हमें ने उनको बैठाया है, उस पर हमें ने बैठाया है, जनता ने बैठाया है। विरल जी अहंकार में मत आइए, आपका अहंकार दिख रहा है। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है भाई साहब, इतनी अहंकार अच्छी बात नहीं है। अहंकार है, आप अहंकार में आ गए। अमित शाह हो या मोदी हो, सबको जनता के लिए ही बोलना पड़ेगा। आप जनता नहीं हो, आप कोई और हो। आप जनता नहीं हो, जनता टीवी पर नहीं बैठती, जनता टीवी पर नहीं बैठती। मैं भी जानता हूँ भाई वोट तो हम भी देते हैं,
जनता तो आप भी नहीं कहते है। हैं बैठने का हक नहीं है। जनता तो आप भी नहीं है, टीवी में बैठने का हक नहीं जनता आप भी है, आप भी जनता ही है, आप भी जनता ही है। और यहाँ करो जनता लोग देख रहे हैं। आदिलाल जी यहाँ जो ऐसा है, आप प्रवक्ता बनिए तो थोड़ा गंभीर प्रवक्ता बोलिए। आप एक सत्ता में बैठे हुए लोगों को आप देख रहे हैं लोग। नहीं, ये जनता में तो ये भी नहीं आते हैं जी। अगर ये सभी को ऐसा बोलते हैं, श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इस तरह की क्या जो है जो बातें होती हैं छुपाने के लिए, क्या इस हद तक गिर जाओ कि आप किसी भी निजता भरे शब्दों पर भी जो है आप उतर आओ? दो चीजें। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जो बिहार के लोगों की खुद की वापसी नहीं करवा सका, वो बार बार अपनी घर वापसी, पुनर्वापसी, पता नहीं कौन कौन सी वापसी कर रहा है जी। कुल मिलाकर जी, के अंकुश बिहार श्रीवास्तव अभी जी। तक तो सही चल रहा था, लेकिन नीतीश जी ने ऐसे अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है कि अब वो आगे भविष्य में जिस हिसाब से अभी तक सक्सेस हो रहे थे, अब आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, रोजगार की बात रही तो बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थन में और तेजस्वी यादव के कारण बिहार में अच्छे से लोगों को रोजगार मिल रहा था और बेहतर तरक्की की दिशा पे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन नीतीश तो बिहार में रोजगार का आंकड़ा कितना है अंकुश श्रीवास्तव जी? बिहार में रोजगार का आंकड़ा कितना है और महंगाई का आंकड़ा कितना है? क्या आप दर्शकों से साझा करेंगे? बिहार में नील था रोजगार, मैं कह रहा हूँ बिहार में नील था रोजगार, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रयासों से वहां पे अभी विद इन 3 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में उन्होंने करीब 2 लाख रोजगार उन्होंने मुहैया करवा दिए थे। इसके ऊपर ये बीजेपी की वजह से नहीं हुआ था, ये उन्होंने अपनी मेहनत से उन्होंने किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और भविष्य में नीतीश कुमार की वो वैल्यू होने वाली है जैसे कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री की आपकी है वैल्यू हो ना? गई है। यही तो कहना चाह रहे हो। देखिए तथ्य इनके पास, भाई साहब के पास मौजूद नहीं है। अब मैं बताता हूँ, कल को मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर बोलता हूँ और फिर मैं भाजपा की बुराई करता रहा हूँ, फिर मैं बाद में बोलूं मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ 19 लाख ईवीएम गायब हो गए, 19 लाख अबे ईवीएम सुनना गायब ही हो नहीं गए, चाहते। उसके 19 जिम्मेदार लाख कौन है? ईवीएम पर ही आता हूँ। राफेल में खुलेआम दलाली ईवीएम खाई पर आ गई, रहा उसके हूँ, जिम्मेदार कौन है? आता हूँ ईवीएम में। अदानी देश के अरे ईवीएम संसाधनों में आ का रहे, कब्जा रुको कर रहा है, ना, उसके रुक जिम्मेदार जाओ। कौन है? अरे तथ्य है मेरे पास, मैं बताता हूँ। अब सुन लीजिए। देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जिस प्रकार के निराधार आरोप लगा रहे हैं उसका मैं उत्तर देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है, और उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। बिल्कुल लगाएंगे, भारत देश का नागरिक होने के नाते हम बिल्कुल लगाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। आखिर वो अरे कल को ईवीएम से सुप्रीम चुनाव कोर्ट क्यों में नहीं लगाओगे करवाती है? तुम। यही अंकुर ईवीएम से श्रीवास्तव चुनाव क्यों थे, नहीं करवा रही है? यही अंकुर श्रीवास्तव थे जो एक अन्य टीवी चैनल में बैठ करके मुझे बोल रहे थे कि जो बाबरी विध्वंस हुआ वो आतंकवादी घटना थी। ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं अपने आप को, ये सुप्रीम कोर्ट से हम ज्यादा जिस चैनल पे कुछ भी बोल रहे हो, अभी हम क्या बोल रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं कि ईवीएम के बारे में आप बताएं हमें, ईवीएम से चुनाव क्यों करवाया जा रहा है? उन्होंने यहाँ तो कुछ ऐसा बोला नहीं है जी। दूसरे चैनलों पर आप यहाँ क्या बोलते हमारी बात नहीं होता। हैं? आपको मिलता है जी। यहाँ वहां कुछ नहीं होता, जो बयान आप है वो ईवीएम की बयान बात है, करें ना। चाहे कहीं भी बोला है। अब नीतीश नहीं, कुमार ने नहीं, जो नहीं, बोला था, आपके चैनल में थोड़ी बोला था। अरे केशव जी सुनो ना, ईवीएम के ऊपर केशव जी बोलिए सुन ना, लो, 19 लाख ईवीएम आपके गायब चैनल में हुए थोड़ी तो बोला उसका था। बारे में नीतीश आप कुमार के संज्ञान ऊपर काहे लीजिए। पे चर्चा कर रहे हो बैठ करके? मत करो नीतीश कुमार के ऊपर चर्चा, क्योंकि नीतीश जी ने तो आपके चैनल में बोला ही नहीं था। आप तो उसी पर चर्चा करोगे ना जो आपके चैनल में बोला जाएगा। नेता है वो, देश में एक राजनीति में जो है उथल पथल जब भी मचती है तो उन पर जो है चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन आप ये चीज बता रहे हैं, दूसरे चैनलों की कौन सा चर्चा प्रवक्ता करता है भाजपा का? क्यों उनके पास अपने शब्द नहीं है? खत्म हो गए। छोड़िए, नुपुर शर्मा की बात क्यों करते हो फिर? अरे नुपुर शर्मा जी की बात क्यों करते हो? क्यों कहते हो टाइम्स नाउ ना भारत पे ये बयान दिया नुपुर शर्मा जी ने, तो अन्य चैनलों के पत्रकार इस बात को बोलते हो? मत बोलो ना, मत बोलो। पत्रकारों की जमात ही तो बोलती है, नुपुर शर्मा के समर्थन में नहीं है, क्या बात करते हैं जमात आप? बोलती है, ये पत्रकारों की जमात बोलती है, तुम्हारी जमात बोलती है। तुम मेरे मुंह आप याद रखिए कि ये मोदी मीडिया सरकार की बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल किया है, 19 लाख ईवीएम कहां से गायब हो गई? मैं तो नुपुर शर्मा का समर्थक ही नहीं हूं, आपने भी इस दायर में छोड़ दिया। क्या बात करते हैं आप?
आप यहाँ सिखाने के लिए बैठे हैं आप मुझे? कुछ भी बोल देंगे, हम सुनते रहेंगे आपकी बातों को। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? अरे आपने उनको बीच में छोड़ा है, आपने हटाया है। नुपुर शर्मा का कितना समर्थन करते हो पता चल गया पार्टी का। इतना घिनौना चेहरा बीच में छोड़ देते हो आप लोग, आप बात करते हो। आपका अगर कोई यहाँ पर जो है बैठता है और वो अगर किसी चैनल पर जाकर के उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसको बीच में छोड़ देते हो और आप बात करते हो। यही तो बात है। 15 साल 12 साल की बेटियों से बलात्कार करने वाले नेताओं की जब सूची जारी होती है तब आप उस पर चर्चा नहीं करते हो। आप चर्चा तब भी नहीं करते हो जब 12 साल की बेटी से बलात्कार हो जाता है उत्तराखंड में। बिल्कुल, बिल्किस बानों पर ये चुप रहते हैं। हरियाणा में 500 लड़कियों का यौन शोषण होता है, उस पर चुप रहते हैं। ब्रजभूषण सिंह पे चुप रहते हैं, हाथरस की दरिंदगी पे चुप रहते हैं, दोषी कुलदीप सिंह सेंगर पे चुप रहते हैं, दोषी रामकुमार कोटा पे चुप रहते हैं, मणिपुर पे चुप रहते हैं। बलात्कार करने वाला और 15 साल की बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले नेता को सिर्फ 25 साल की सजा, 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को मात्र 25 साल की सजा, क्योंकि वो भाजपा का विधायक है इसलिए। फांसी क्यों नहीं? और देखिए मैं तो अविरल मलिक फांसी की मांग करेंगे क्या? जी, मुझे तो देखिए जो ये शब्द है ना रेप, इससे ही नफरत है। मैं नीतीश के खिलाफ आज जो भी मैं खुल के मैं बोल रही हूँ कि मुझे खुद अगर कोई कहे कि आप नीतीश के लिए कोई लाइन कहिए तो मैं चरित्रहीन व्यक्ति उसको कहूंगी। मेरे लिए बस एक ही शब्द है उसके लिए, क्योंकि वो वीडियो मेरे कान में गूंजते रहते हैं और उसके जो मैंने सुने हैं शब्द जो उसने भाषण दिए थे, और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मर्द बैठे हुए हैं उनके घर पे बहन बेटियों का अगर इज्जत है तो उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए अगर आदर की भावना निकलती है तो आपको महिलाओं के प्रति आदर नहीं है। और ये बीजेपी ने साबित कर दिया। बनारस में जो हुआ बीएचयू में, वहां पर क्या हुआ था वो भी आपको पता है कि बीजेपी के वहां के लोगों ने लड़कियों के साथ क्या किया। हाथरस में क्या हुआ आप देख लीजिए, साक्षी मलिक जी के साथ क्या हुआ। सारे के सारे जितने ही इस तरीके के लोग हैं वो बीजेपी में जाकर के साफ सुथरे हो जाते हैं। उससे पहले वो बहुत ही गंदे, घमंडी, नालायक, जो उनके लिए शब्द आपके डिक्शनरी में इज्जत में थोड़ा सा निकलता हो वो सब है, लेकिन भाजपा में जैसे ही जाते हैं लोग वैसे ही साफ सुथरे हो जाते हैं। मैंने अभी पहले ही कहा कि भाजपा के खुद के कार्य इतने अच्छे हैं कि जरूरत नहीं है किसी की उनको, लेकिन बिहार में आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो नीतीश जैसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर लिए। हमें तो लग रहा है कि अब की बार जब मैंने पता किया था 100 में से 70% जो वोट है वो बीजेपी को जाने वाले थे। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप इस तरीके से गठबंधन करके गए? तो इसका मतलब ये है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश के साथ खेला हो गया है और नीतीश जी इस बात को नहीं समझे। बीजेपी ने खेला किया है और नीतीश जान लेते हैं वो बता रहे हैं। जी केशव जी, नीतीश जो आपसे है, मेरा एक सवाल है। केशव जी सुनिए, देखिए मेरा सवाल ये है, यदि कोई पार्टी, किसी पार्टी का प्रवक्ता या किसी पार्टी का नेता या किसी पार्टी का समर्थक कोई कल को चैनल में बैठ करके लिख ले कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं तो क्या होगा? आप बताइए, आप तय कर लीजिए। अब क्या होगा? फिर वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है या क्या है? अब किसी पार्टी का एक नेता अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता भी लिख दे तो आपको भी करना है कि प्रधानमंत्री जी देश में दर्द का धंधा फैला रहे हैं। आप ये भी बता दीजिए, किसी पार्टी का प्रवक्ता पत्रकार बनकर बैठ जाए तो क्या होगा, और किसी पार्टी का नेता पत्रकार के रूप में बैठ जाए तो फिर क्या होगा और क्या होना चाहिए? और उसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए, पार्टियों का मोदी जी क्या है, मोदी जी क्या है, देश के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं इन्हें इस बात को भी बता देना चाहिए। इस बात को ये लोग नहीं बताएंगे। ये इसलिए जब आप इतना खुला हुआ महसूस करते हैं तो आप मुझे बताते क्यों नहीं है? गाय को पशु मानने वाले सावरकर को आज केशव जी मैं ये अविरल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक बात मैं पूछना चाहूंगी अविरल जी से कि ये जो क्या कहते हैं वीर सावरकर जी को मानते हैं, हाँ या ना? क्यों मैं आपको बताने के लिए बाध्य हूँ? बताइए आप आगे। क्यों नहीं आप बाध्य हैं? क्यों नहीं बाध्य हैं? आपका नौकर हो? क्यों आप भी तो साइंटिफिक बात रहे हैं, हम हिंदू है कि नहीं है? क्यों नहीं बाध्य हैं आप? एक तर्क इनका एक बिल्कुल नौकर हो, जनता के नौकर हो आप, जनता के नौकर हो, नो डाउट जनता के नौकर हो, जनता ही चुन करके भेजी है।
नौकर ही बदतमीजी हो। पर उतरना जो है वो पूरी पार्टी की फितरत तो नहीं है, लेकिन ये कभी विपक्ष में हमें देखने को मिला करती थी। कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया करते थे। जब उनके पास शब्द खत्म हो जाते थे तो वो क्या करते थे कि जब शब्द खत्म हो गए तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी चीज पर उतरना ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। वो भाजपा के बहुत कम नेताओं में है। मैंने कभी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी प्रवक्ता हैं मैं उनको सुनता हूं कभी, और आप भी सुनते होंगे, जो बड़े चैनलों पर जाते हैं, खास करके जब हम सुनते हैं तो वो कभी भी सवालों से बचते नहीं है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं क्यों जवाब दूं, कभी उनसे जब कोई पूछा जाता मैं ये बचूं। तो इस तरह की जो 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 चीजें हैं, जो जो सवाल, ऐसे उत्तर जो है वो केवल कभी कभी कांग्रेस दिया करती थी। आज वो चीजें मैंने कभी किसी प्रवक्ता के मुंह से आज तक सुना ही नहीं है। और कंचन जी, क्या आपने भी तो बड़े प्रवक्ताओं को सुना है, क्या उनके जैसा संयम क्या नहीं होना चाहिए हर पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं में पाया जाता है? क्या उस तरह से सवालों के जवाब नहीं दिया जा सकते? सही मुद्दा उठा रहे थे, गाय के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर, आप उस पे आप आइए। आप बहुत सही मुद्दा उठा रहे थे केशव जी। जी, इतना घमंड तो सत्यपाल मलिक जी को भी नहीं होगा जितना घमंड अविरल जी को हो गया है। इतना घमंड तो सत्यपाल मलिक जी को भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी देश में सिर्फ धर्म का धंधा कर रहे हैं। उनका एकमात्र संकल्प देश में संविधान खत्म कर अंधभक्ति लाना है और हिटलरशाही लागू करना है। ये देश में कौमी एकता को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अग्रवाल जी सुन लीजिए, साफ साफ बोल रहा हूँ ऑन चैनल पे। सतपाल मलिक से और राम रहीम से देशभक्ति के प्रमाण कभी मांगे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समस्या यहाँ शुरू होती है जिस पर सवाल हैं उस पर नहीं। बिहार की क्या दुर्दशा पर बातचीत नहीं हो सकती है? मैं तो ये कह रहा हूं कि बिहार की दुर्दशा पर भी तो बातचीत हो। नीतीश जी आज आए, बड़ी अच्छी बात है। साथ में भाजपा उनसे मिली, बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं जब कांग्रेस और शिवसेना मिल सकती है तो उनके मिलने में कोई समस्या तो है नहीं। मैं हमेशा से कहा, पहली बार भी जब ये आवाज उठाई तो हमने जो है कहा कि आज ये मिल रहे हैं तो बहुत पहले बार भी मिल चुके हैं। शिवसेना और कांग्रेस का तो कभी गठजोड़ कभी सोचा ही नहीं था वो जब एक साथ आ सके। कांग्रेस अखिलेश यादव जी एक साथ आ चुके हैं, तो एक साथ आने से किसको फायदा है किसको नुकसान है वो अलग है, लेकिन क्या बिहार को नुकसान हुआ है? नहीं। बिहार की दशा बदलेगी या इससे कैसे सुनिश्चित किया जाए? भारतीय जनता पार्टी कैसे तय करेगी कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे? बिहार के लोगों की घर वापसी कब होगी? बिहार के नीतीश कुमार जो हैं वो तो कई बार घर वापसी कर चुके हैं। तो ऐसे में ये चीज आती है कि बिहार के लोगों की घर वापसी कब होगी, इस पर ये चिंता का विषय है पूरी तरह से। जी अविरल जी फोन पर बिजी हो गए। आवाज पहुंच रही है? वो शायद फोन पर जो है भाई। बिल्कुल, देखिए हमें नहीं लगता है कि स्थिति बदलेगी, क्योंकि ऐसे पलटू राम पर वहां की जनता को भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो आज तक वहां की जनता के हित के लिए सोची ही नहीं। उनको बस आज आप देख लीजिए नजर उठा करके केशव जी, देश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां से बिहार के लोग मजदूरी ना करने जाते हों, मजदूर बन करके न जाते हों, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जा करके नौकरी ना करते हों, जा करके बाहर नाम ना कमाते हों। बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर के नाम कमा रहे हैं, लेकिन बिहार कब लौटेंगे? बिहार के लिए उनका कार्य कब होगा? जब उनके लिए वहां पे ऐसा कार्य किया जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी चीजें लगवाई जाएं, ऐसी चीजों को लाया जाए जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले, उस पर ध्यान नहीं है। यहाँ सिर्फ सत्ता का लालच है सबको, सिर्फ सत्ता का लालच है। मैं तो आपको शुरू में ही बोली कि जनता को ठगा गया है और ये ठगने का काम आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बीजेपी की बात नहीं है, बात यहाँ नीतीश कुमार की है। नीतीश पर भरोसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? हमें नीतीश पर भरोसा नहीं है जी। तो नीतीश की जो किया जाना चाहिए। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश जी हैं। क्या बिहार को एक बार फिर नीतीश पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि वो तो अपनी घर वापसी तो कर ली है, लेकिन बिहार के लोगों की घर वापसी कब से शुरू करेंगे? जी, क्या लगता है कि घर वापसी करा पाएंगे? सवाल किससे है? आपसे। ठीक है, तो मैं ही बोलूंगा अगर मेरे से है तो, कोई अन्य व्यक्ति यहाँ इंटरफेयर ना करे। जी। तो आप किसी का नाम कोट मत करिएगा, आप जवाब दीजिए, तार्किक जवाब दीजिए, किसी के भी जवाब को मत दीजिएगा। जवाब आपको अगर तर्क लगेगा तो ठीक है, आपको तर्क ना लगे तो इसका मतलब वो तार्किक नहीं है। आपके नौकर हम बिल्कुल नहीं है, इस बात को हमें माफ कीजिएगा। अब सुन लीजिए, तो हम बोलेंगे वो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा, इसको भी लिखकर रख लो। कंचन जी को, अंकुर जी को मेरी बात कभी पसंद नहीं आएगी, स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे दूंगा।
मैं लिख करके दे दूंगा स्टाम्प पेपर पर, अंकुर जी को और कंचन जी को कभी पसंद नहीं आएगी मेरी बात। पसंद आएगी। चलो जवाब देने दीजिए अंकुर जी, कभी अंकुर आएगी जी नहीं। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, बिल्कुल। ये आप ठीक है बाकी कि बात कंचन करेंगे जी तो का पसंद कंट्रोल, आएगी। ये अच्छा है कि कंचन जी का कंट्रोल है अंकुर जी के ऊपर, वो रोक देती हैं जब ये बीच में बोलते हैं। तो अब सुन लीजिए, देखिए जिस प्रकार से हमने कार्य किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से कार्य किया है, और अब डबल इंजन की सरकार आ गई बिहार में। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कई बार कहा, डबल इंजन की सरकार बहुत आवश्यक है। यदि सफलता चाहते हैं, यदि विकास चाहते हैं, यदि बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं, यदि महंगाई को समाप्त करना चाहते हैं, यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, यदि रोजगारों को बढ़ाना चाहते हैं, यदि उद्योग धंधों को लगाना चाहते हैं, उद्योग कब लगेंगे? जब डबल इंजन की सरकार आएगी। अब डबल इंजन की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार सारी इस प्रकार के कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाएंगे कि सारे विपक्ष को, सारी आरजेडी को अब मिर्ची लगने वाली है। पूरा विपक्ष अब समस्या में घिर जाएगा। और जिस प्रकार से लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचारी परिवार है, इनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होना तय है, इस बात को भी जान लीजिए। फिर ईडी सीबीआई मत बताना, यहाँ ईडी सीबीआई का खेल हम नहीं करते। असल में ईडी सीबीआई का जो आरोप लगाते हैं यही लोग लगाते हैं झूठे। और उसके साथ साथ ईवीएम की यहाँ बात हुई थी, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी ईवीएम से आई थी कि नहीं आई थी अंकुर जी? आप मुझे ज्ञान फैल रहे थे बैठ करके। पंजाब में आम आदमी पार्टी ईवीएम से आई थी कि नहीं आई थी? बंगाल में टीएमसी ईवीएम से आई थी कि नहीं आई थी? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जो बनी थी ईवीएम से बनी थी कि नहीं बनी थी? और उसके साथ साथ ये भी जान लीजिए, कई राज्यों में ईवीएम से कांग्रेस की सरकार बनी, कई राज्यों में ईवीएम से विपक्ष की सरकार बनी। सबसे पहले ख्याल रखें कि प्रेरणा क्या होता है। मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं आपकी सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। और उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए, अरे बाबरी, आप सुन लीजिए, मेरा सवाल है आपसे, आप बाबरी ढांचे को जो ध्वस्त किया गया उसे आतंकवादी घटना मानते हैं या नहीं? अंकुर श्रीवास्तव जवाब दे मेरे प्रश्न का। देखिए, ये जब डिबेट बाबरी ढांचे को ढाने की बात मैं बोलना चाहूंगी, अंकुर श्रीवास्तव कानून के सहारे से ही आपको राम मंदिर का मुद्दा उठाना था। सुनिए, तार्किक बातें करिए आप लोग, कोई भी बिना मतलब की बातें मत जाइए। मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा क्वेश्चन ये है, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यहाँ पर बैठा रखी है केशव जी आपने? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है यहाँ पर? आप सुप्रीम कोर्ट है, आप हाई कोर्ट तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल है, तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जनता कोर्ट है, बिल्कुल है। आप जज नहीं है, ये कह रही है कि कोर्ट है। ये केशव जी, प्रॉब्लम ये है कि आप अपना जो केशव जी जाते हैं वो जी मैं आ रहा हूँ। आपाक होने की वजह क्या है? यहाँ डिबेट किस मुद्दे पे हो रही थी उससे भटक करके ये राम मंदिर पे और मस्जिद पे चले गए। केशव जी, मैं बोलना चाहूंगी कि इससे पहले भी जहां तक कि हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो सरकार बना है एक बार, वो बीजेपी के गठबंधन से बन चुका है। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, बना है या नहीं बना है केशव जी? तो अगर बना है तब क्यों नहीं विकास हुआ? अब क्या नया होगा? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है नीतीश कुमार जी को कि कभी बीजेपी के साथ जाते हैं और फिर छोड़ करके आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ जाते हैं? ये क्या है? और तब विकास नहीं हुआ और अब आप विकास का ढोल पीट रहे हैं कि हम विकास करेंगे। तो पहले आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आखिर नीतीश कुमार को छोड़ करके आरजेडी के पास जाना पड़ा, फिर आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के पास आना पड़ा? तो ये कुर्सी का लालच नहीं है तो क्या है? नहीं, लेकिन विकास का कहाँ कोई मुद्दा चल रहा है। अगर ये कांग्रेस से एक बार हाथ मिला के ये सब झंझट ही खत्म कर दिया जाए कि आधे आप लड़ लीजिए, आधे हम लड़ लेते हैं, बाद में चुनाव बनाने का और ये करने का जो है कम से कम खर्चा ही बचेगा देश को। मेरे ख्याल से तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा हुआ है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा हुआ है। कांग्रेस अपना भविष्य तैयार कर रही है।
ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। और इंडिया जो गठबंधन बना था ये नीतीश कुमार जी ने ही बनाया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय सिर्फ राजनीति हलचल को कम करने के लिए ये गठबंधन बनाया गया था। आज इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ममता जी अपना अलग लड़ रही, नीतीश जी का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो अब राहुल जी का कोई बयान नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस जो है ना अपना आगे का प्लेटफॉर्म साफ कर रही है। इस चीज को आप देखिए। और जो राजनीति होती है वो प्रेजेंट को देख करके नहीं किया जाता है, भविष्य को देख करके किया जाता है। जो लेकिन एक बड़ी प्रेजेंट चीज होता है, है। जब नीतीश कुमार भेजे कंचन जी जाते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, कंचन जी बिल्कुल जी। सही बात बोल रही हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता भाजपा ने है। पहले अगर देश को इस हिंदू पहलू मुस्लिम पर में बांटा, फिर उसके बाद हिंदुओं को जातियों में बांटा। कुछ भक्त इन्हें अखंड भारत की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ देश के अंदर पेट खाली ये है कई जगह और मुख्यमंत्री बीजेपी बहकर वाले आए जो ना, करवा रहे हैं, नीतीश जेब कुमार खाली की है और टक्कर खाता तो बनवाया जा रहा राजनीति है। में। अब ये हमें सिखाएगा केशव जी, राजनीति खाना करना। नहीं है और शौचालय बनवाया जा रहा केशव है। भाई, गांव में बिजली केशव नहीं भाई, है और डिजिटल इंडिया बनवाया जा रहा है। दिमाग में जाति धर्म की गंदगी भर के स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। सचमुच देश बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश की स्थिति इतनी गंदी हो गई है कि लोग एक दूसरे से अच्छा, बात देश नहीं ही कर खराब हो सकते। गया। हमारे साथ जो रहने है लायक क्या ना देश, भाग जाओ यहाँ से इस देश को छोड़ के, पाकिस्तान चले जाओ, मैं देखूंगा क्या है। हम क्यों भाग जाए, हम क्यों भाग जाए, भाग जाओ, भाग जाओ। नीतीश कुमार जी को लेकर के अगर हम क्यों भाग जाए? देश के नागरिक हैं, यही पैदा हुए, यही अरे रहेंगे। भागना है तुम्हें। में जो हलचल हो रही है, तो आप होते कौन है हमको भागने वाले कहने वाले? पुनर्वापसी, इस पर आप क्या कहेंगे कि अभी तक तो एक दूसरे को जो है गाली गलौज चल रहा था, अब शब्दों की बौछार हो रही थी, लेकिन आज इतना प्रेम उमड़ आया है। जी हाँ, ये अंदर वाला दबाइए बटन। हाँ, जी प्रद्युम्न जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, जी सवाल पहुंचा? आप बताओ दोबारा। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो नीतीश कुमार जी शामिल हुए हैं भाजपा में, जी, अभी तक आप जी। शब्दों की बौछार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेडीयू के ऊपर कर रही थी, और अचानक जो है ये रातों रात इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया, इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? जी देखो, नीतीश कुमार ने ये कोई पहली बार काम नहीं किया है। इससे पहले भी वो लगातार जो है अपने समझौतों को कभी जोड़ देते हैं और कभी तोड़ लेते हैं। पूरी तरह से महत्वाकांक्षी जो एक राजनीतिक जो होता है वो नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित कर दिया है। जी। और आज के इस जिस तरह का ये प्रकरण हुआ, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार पर राजनीतिक रूप से कोई पार्टी भविष्य में विश्वास करके चलेगी। जी, लेकिन विश्वास तो किया गया है, भाजपा ने एक बार विश्वास फिर पुनः दिखाया है। इसे लेकर अभी तो मजबूरी ये है कि हर हालात में 2024 में मोदी जी चाहते हैं कि दोबारा से तीसरी बार उनकी सरकार बने। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आए हैं। वो यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो जंगल राज मुक्त बिहार का निर्माण करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रही बात, वो लालू यादव का साथ यदि छोड़ आए तो इंडी गठबंधन तो अब समाप्त हो गया केशव जी। अब इंडी गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, अब इंडी गठबंधन की राजनीति में अकाल मृत्यु हो गई। अब केशव पंडित जी बड़े विद्वान हैं, इन्हें बता देना चाहिए। इंडी गठबंधन का नाम मत लेना आज से केशव जी, अब ये समाप्त हो चुका गठबंधन। तो उसने शुरू किया था, उसने खत्म कर दिया, अब आप मत इसको ढोना। अब खत्म हो चुका इंडी गठबंधन, तो अब इंडी भिंडी खत्म। बहुत सारी चीजें छोड़ करके तो जो है भाजपा में भी गए हैं बहुत सारे नेता, मत खुलवाइए मुंह, आप जानते हैं बहुत सारे नेता लेकर के गए हैं और कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सुन लीजिए, अब और सुन लीजिए, अब सुनिए, सुन लीजिए ना, अरे सुनते ही नहीं है। पीड़ा आप स्वामी, आप खालिस्तान पर बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, खालिस्तान पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी संत बताते हैं भंडारे वाले को, आप ही की पार्टी के नेता हैं। अब वो नरेंद्र मोदी पर क्या बयानबाजी करते हैं, क्या बातचीत करते हो आप बैठ करके? कोई सीधा सवाल का जवाब नहीं आपने देना, और आप बोलते हो बार बार जो है कि आप बड़े विद्वान बनते हैं। विद्वान होने वाली बात अलग है, जवाब देने से बचना एक अलग है, वो आपसे सीखना चाहिए। आप जवाब का, आप सवाल का जवाब भी नहीं देते हो। और दूसरा, अब तो राम आ गए हैं, क्या उसके बाद मोदी जी महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे? जब बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे? सतपाल मलिक जी भी तो बंद कर देंगे? क्यों नहीं होनी चाहिए? सतपाल मलिक ने तो बहुत गंभीर आरोप लगाए, क्यों उन आरोपी की चर्चा नहीं हुई और उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है?
आरोप तो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत अच्छे लगा रहे हैं, वो तो बता भी रहे हैं मोदी जी को, कोई लहर वहर नहीं है, सब मीडिया की देन है, इन्हीं के अंदर पार्टी में बैठे हैं। वरुण गांधी जी पर ये बात नहीं करेंगे, असली गांधी की नकली गांधी, क्योंकि आधी विरासत पर तो कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है ना, नेहरू की, नेहरू को गाली दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो सिद्धांतों पर बात करो। आज जैसा प्रद्युम्न जी बता रहे थे कि सिद्धांत नहीं रह गए हैं राजनीति में, अगर नीतीश जैसे लोग अगर आ रहे हैं राजनीति में, क्यों कोई विश्वास करेगा? आप जब अपने खुद के सिद्धांत और खुद के विचारों पर आप नहीं चल पा रहे हैं, तो राजनीति में ऐसे चेहरे विश्वसनीय नहीं है, उन पर विश्वास करने के लायक नहीं है। जी कंचन जी। जी बहुत अच्छा अभी भाई साहब बोल रहे थे, अभी जो जुड़े हैं तुरंत, लेकिन इनको किसी ने बोलने ही नहीं दिया, सब लोग बीच में ही उनको टोक दिए और सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाषा, इतनी गंदी भाषा, मतलब इस तरीके से अविरल जी यहाँ पे वो करते हैं कि अगर इस तरीके की भाषा अगर यहाँ पर फिर से ये प्रयोग करेंगे तो मैं प्रद्युमन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ले लीजिए, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ प्रद्युमन जी। जी आपको आवाज पहुंच रही मेरी? जी देखिए, अब मैं बोलूंगी कि ठीक है, इनका तो मकसद ही होता है डेली डिबेट को खराब करना, लेकिन जो बात आपने मुझसे पूछा है कि जो उन्होंने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई में किसी भी सिद्धांत की राजनीति तो रही नहीं गई, सबको सत्ता प्रिय है, ये जाहिर हो गया। अब इसके बाद बिहार की जनता पे डिपेंड करता है कि वो नीतीश पे भरोसा करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इनका कोई वो नहीं है कब किसके साथ, ये थाली पर के बैंगन जिसको कहा जाता है वो ये हैं। पहले भी ये बीजेपी के साथ आए थे, फिर ये बीजेपी से हटके इनके साथ आ गए, और फिर से ये पता नहीं आगे, अगर आगे इनका भविष्य खतरे में अगर इनको दिखेगा तो ये फिर ये किसी के साथ जा सकते हैं। रही बात जो मुझे आगे का फ्यूचर दिख रहा है, वो नीतीश जी का फ्यूचर गर्त में दिख रहा है। भले ही वो किसी बड़े पद पे आसीन कर दिए जाएं, बैठा दिए जाएं, वहां बैठ करके वो तमाशा देखते रहेंगे, लेकिन उनका जो है एक जो अहम भागीदारी होती है राजनीति में, वो नहीं रह जाएगी। वो ये खुद वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरीके की हरकत करके। लेकिन बात जब आरोप ये लगाए जाते हैं कि वो कहते हैं अभी कि इनको अगर देखा जाए खुशी नहीं है कि अगर हमने विपक्ष में फूट डाल दी है, नीतीश जी को ठीक हमने खेमा तोड़ दिया है। नीतीश ने इंडी गठबंधन बनाया था, उनके आने के बाद इंडी गठबंधन भी टूट गया है, तो अब विपक्ष तो धराशायी हो गया है, तो खुशी क्यों नहीं हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये विपक्ष को ये भी तो स्वीकार करना चाहिए कि आखिर विपक्ष की वजह से नीतीश कुमार भाजपा में गए हैं? जी नहीं, देखिए, मुझे आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वो आपका लोग देख नहीं पा रहे हैं, और जो आप अंदरूनी चीजों को आप छुपाना चाह रहे हैं और बाहरी चेहरे को आप दिखा रहे हैं। इससे पहले जो आपने बयानबाजी करी और अब की जो बयानबाजी करी, विपक्ष तो एकदम मुझे लग रहा है कि शांत हो गई है इस समय। विपक्ष का तो मैंने अभी तक कोई बयान ही नहीं सुना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो इनका कार्यक्रम चल रहा है ये खुद इनके लिए गड्ढा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, आज जो है शपथ भी ले ली है, लेकिन अगले क्या कार्य रहेंगे और किन मुद्दों पर जो है भाजपा चुनाव बिहार में लड़ने वाली है, किन मुद्दों पर जो है चर्चा भी करने वाली है, और किन मुद्दों को लगता है कि खास करके नीतीश कुमार जी जो आरजेडी के साथ मिलकर के नहीं कर पाए, उन मुद्दों पर जो है काम भाजपा सरकार करेगी। जी मलिक साहब। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक चीज और मैं बता दूं कि कार्य का कुछ रह ही नहीं गया, जातिवादिता आ गई है आज के डेट में, जातिवादिता पे राजनीति हो रही है। बोलता हूँ, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोलता, इनको म्यूट कर दीजिए, शायद इनको डिबेट करना नहीं आता। अब सुन लीजिए, देखिए यहाँ टाइमर लगाने की आवश्यकता है केशव जी, आपसे एक विनम्र मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस चैनल में टाइमर लगा लीजिए। मैं बहुत से न्यूज चैनलों में जाता हूँ, दिन में कम से कम 8 से 10 न्यूज चैनलों में डिबेट करता हूँ, लेकिन हर जगह जिस प्रकार से समय का डिवीजन होता है वो ठीक रहता है। यहाँ इस चैनल में जब मैं बोलता हूँ ये बीच में खुद पड़ती है, जैसे ही मैं बोलना प्रारंभ करता हूँ ये बीच में खुद पड़ती है। बिहार की राजनीति पर आप बोलिए जी, क्या आगे प्लान है? जी नहीं, अब मैं एक बार
इनकी बात करके जिस प्रकार से इस डिबेट के दौरान मुझे नौकर कहा गया और इन्होंने कहा कि हम कोर्ट है, तो मैं चंद्रचूड़ जी से निवेदन भी करूंगा और चिट्ठी लिखकर पूछूंगा क्या कंचन कुमारी कोर्ट है। आपकी वीडियो भी लगाकर भेजूंगा मैं चंद्रचूड़ जी को। और आप सुनिए भाई साहब, हम ये देखिए फिर इन्होंने अपना घमंड दिखा दिया। ये कह रही है कि कोर्ट है, तो चंद्रचूड़ क्या है, चंद्रचूड़ जी क्या है। अगर ये कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, अगर कंचन कुमारी कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है। अब मुझे शक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट आप जैसे लोगों के साथ ना, आप जैसे लोगों के साथ डिबेट करने से मुझे लग रहा है कि आप जैसे लोगों के साथ डिबेट करने से कहीं ना कहीं मेरा नुकसान है। केशव जी, आगे से आप ध्यान रखिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट करने से मेरा ही कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। चीजों को जो दिमाग में सोच के आदमी बैठता वो बोल नहीं पाता। तो श्रीवास्तव जी, आपने जो है, अगर हम बिहार की बात करें तो क्या उन मुद्दों पर भी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए जो असल में बिहार की समस्या है, बिहार के विकास में रुकावट है। जैसे कि बिहार के लोग बाहर पड़े हैं, बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है, बिहार में उद्योग जो है वो बहुत जो है कम है, तो उसको लेकर के भी चर्चा होनी चाहिए। लोकल फॉर वोकल के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, क्या उसकी भी आवश्यकता बिहार में है या नहीं है। इन तमाम चीजों को, जो केंद्र की योजनाएं हैं, क्या वो सही रूप में, सही मायनों में क्या बिहार तक पहुंची हैं, पहुंचाई गई हैं या नहीं पहुंचाई गई। जी जी बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगा जब तक बीजेपी सरकार केंद्र शासन में रहेगी, केंद्र की शासन में, तब तक इस तरीके की जनता के साथ जनता को ठगा जाएगा, जनता सिर्फ ठगती रहेगी। पिछले 10 वर्षों में मीडिया कहां पर है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। संघ और बीजेपी दोनों मिल करके इतना झूठ और प्रपंच फैला रहे हैं कि भोली भाली जनता क्या कर सकती है। झूठ क्या फैला रहे हैं, क्लियर करके भी आप चले साथ के साथ तैयार बैठी हुई है। क्या है कि इतिहास झूठ में का आरोप और इतिहास में जिनके माथे पर गौ हत्या तक लिखी गई क्या है, झूठ बोल रहे हैं। उनको हीरो बना दिया गया है। इसमें अग्रणी चौके या जो भी हो, कुल मिलाकर के बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पे नहीं, श्रीवास्तव जी, आप पिछले में मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नीतीश कुमार जी नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये उनके लिए काफी, मैं नहीं समझता हूं कि आगे भविष्य में जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी। ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं आपसे कि भाजपा झूठ और प्रपंच कहां पर कर रही है। क्या आप उनकी किसी योजना या किसी भी चीज को लेकर के आप बताएंगे क्या जी, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो नोटबंदी के ऊपर सबसे बड़ा भाजपा का घोटाला है नोटबंदी, दूसरा घोटाला है राफेल, तीसरा घोटाला है सबसे दर्दनाक जिसे कहेंगे व्यापक घोटाला, फिर उसके बाद घोटाला आता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, नीरव मोदी पीएनबी स्कैम हो गया। चलिए अब हम राफेल से शुरू करें नोटबंदी का जी, ये सारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब कि घोटाले हैं जिसे बीजेपी चुपके से भुनाने की कोशिश करती है। नोटबंदी घोटाला है तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, पहला मेरा सवाल है। और नोटबंदी अगर घोटाला है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोई जजमेंट कॉपी है। दूसरा, राफेल डील अगर घोटाला है, संसद में आप ये समझ लीजिए नहीं, आप ऐसी बात करें, राफेल डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। क्योंकि आप ना तो आप भ्रमित कर सकते हैं ना विरल जी, क्योंकि टोकता उनको भी बहुत ज्यादा हूं, आप शायद पहली बार आए हैं, लेकिन आप हमारे डिबेट देखेंगे, मैं जहां भी गलत होता है वहां मैं टोकता हूं। राफेल डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनका जजमेंट आप एक बार पढ़ दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो बताइए तो मैं पढ़ दूं। अगर आप विश्वास ही नहीं मानते हैं जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो फिर मैं आगे कुछ कह नहीं सकता हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आप क्या उंगली उठाएंगे और फिर केस क्यों नहीं किया। राफेल डील पर कोई केस किया है आपने, क्या पेंडिंग है कि भाई? बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस मैं उंगली उठाऊंगा। मैं उसका कारण यह है कि जब ईवीएम के ऊपर इतने दिनों से हम लोगों ने या फिर हमारे जो भी विपक्षी दल है या फिर वकील है उन्होंने केस किया, तो अभी तक उसके बारे में कोई भी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की गई और ना ही कोर्ट ने उसके ऊपर कोई जवाब दिया। नहीं, आज संसद में 100 से ऊपर सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है, क्या कारण है? आपको शायद ईवीएम का आपको ट्रायल केस नहीं पता होगा। उनको जो है कई बार अनुमति दी गई और ये विधानसभा में भी कई बार, दिल्ली के अंदर विधानसभा में भी ये हुआ, लेकिन साबित ही नहीं हो पाया जी। नहीं, क्यों नहीं साबित हुआ? तो हम तो कह रहे हैं ना, मैं साबित करूंगा इस चीज को। आखिर ईवीएम से चुनाव होने क्यों दिया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं। नहीं,
तो आपके कहने का अर्थ ये है कि फिर दोबारा बैलेट पेपर पर तो फिर हम कैसे मान लें कि हमने बीजेपी को वोट दिया है या कांग्रेस को वोट दिया है? हम कैसे मान लें इस चीज को? ये तो साबित आपको करना पड़ेगा। कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं जहां डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। कंचन जी, आप क्या इत्तेफाक रखती हैं इस चीज को लेकर के कि ईवीएम जहां कई बार मौके दिए गए कोर्ट ने बाकायदा, और कोर्ट में साबित नहीं कर पाया विपक्ष? पहला चीज, ट्रायल कोर्ट की अगर हम बात करें, जब भी कोई केस या कोई केस जाती है तो चाहे 370 हो, उस पर भी विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं करारी हार मिली है। गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहां से जो है कह दिया गया नहीं 370 पर जो है केंद्र का अपना पक्ष सही है, साफ साफ बोल दिया। दो संविधान और दो झंडे नहीं इस देश के अंदर चलेंगे, इस नेशन में। उसके साथ ही जो है राफेल डील पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो ये जो कई चीजें हैं, क्या ये जनता के बीच में फिर भ्रामक चीजें नहीं हो जाती हैं, जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ही अगर बोल दे? क्योंकि या तो कहीं एक ऐसा तर्क हो कि आपने नीचे से लेके सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं तो साबित किया हो कि ईवीएम जो है वो इस तरह से है करती है। तो एक तो आपका जो है बाहर आ जाना चाहिए था जी। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि 370 जब बीजेपी ने इनके सरकार ने हटाया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छा काम किया है। इस पे सबका समर्थन भी रहा है, मैं भी समर्थन करती हूँ। बहुत अच्छा कार्य है इनका। दूसरी चीज मैं ईवीएम को लेकर के कहना चाहूंगी कि ईवीएम को कोर्ट ने जो भी साबित किया हो, लेकिन अभी का जो फिलहाल ईवीएम को लेकर के फिर चर्चा बन रही है। और ईवीएम पे मैंने एक दो वीडियोस भी देखे हैं और उस पर मैंने देखा है कि कुछ वकील लोग इसको फिर से केस दायर किए हैं और इसका वो फिर से दे रहे हैं, डेमो भी दे रहे हैं कि कैसे हैक किया जाता है। जहां तक कि अभी ये लेटेस्ट का बात बता रही हूँ आपको, तो इस पे अभी कार्य शायद फिर से कोर्ट जो है इस पे करेगी, कुछ ना कुछ इस पे आएगा आपका। और इस पे वकील लोग जो हैं वो फिर से इसको ईवीएम पे हैकिंग का डेमो देने के लिए तैयार हैं और उनका कहना है कि आ करके आप देखिए कि ये कैसे हैक होता है। अब इस पे कोर्ट क्या निर्णय लेगी? चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा गया है, चुनाव आयोग को कई लोगों ने लेटर लिखा है कि भाई इसको चेंज किया जाए और इसका एक लेकर के चला जाए कि जैसे जहां पर बहुत ही ज्यादा बहुत ही खराब तरीके से होता है वोटिंग, जहां की छीना झपटी होता है या वोट को उस तरीके से किया जाता है, अराजक तत्व जो है वो छीन लेते हैं, वोटिंग नहीं करने देते हैं, उस जगह के लिए ईवीएम रखा जाए और 3-4 जगह ऐसी एक चुन लिया जाए जहां की ईवीएम से और बैलेट पेपर से चुनाव करा करके ये देख लिया जाए कि दोनों के बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे रिजल्ट। तो ये चीज मेरे अभी की नॉलेज में अभी फिलहाल ये है कि ये ईवीएम का फिर से मुद्दा उठने वाला है और ईवीएम को लेकर के कोर्ट में फिर से लोग गए हैं। जी नहीं, बिल्कुल आप जो है आपने मैं भी बोल रहा हूँ कि ईवीएम जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष पद भी नहीं जीत पाएंगे। जी चलिए, मैं अविरल जी से पहले जो है जान लेता हूं कि वो उनका इन चीजों पर क्या कहना है ईवीएम को लेकर के, कि क्यों आखिर चुनाव नहीं करवा लेते हैं बैलेट पेपर से। आगे बार बार जो है क्या वजह है कि आप जो है ऐसे चीजों को जो है बताया जा रहा है कि नहीं, आप जिन जगहों पर जो है चुनाव करवा लेना चाहिए वहां बैलेट से चुनाव करवा लेना चाहिए। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इस देश को पीछे खिसकाना चाहती है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आप गाड़ी से क्यों चलती हैं? गाड़ी से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, पैदल चला करिए ना। ईवीएम से जो आप बात कह रही हैं तो गाड़ी से मत चलिए, पैदल चला करिए, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है। आप मेरी बात के बीच में मत बोलना, क्योंकि आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप जबरदस्ती मेरे बीच में घुसती हैं। उसके बाद जब मैं आपके बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करता हूं तो आप मुझ पर झूठे आरोप लगाती हैं। अब सुनिए, जिस प्रकार से आपने कहा, तो ये विपक्षियों की सरकार जो बनती है, अंकुर जी, मैं जानना चाह रहा हूं विपक्षियों की सरकार कैसे बन जाती है? दिल्ली में भाजपा को कितनी कम सीट मिली आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा कैसे हो गया था? फिर तो हम दिल्ली में तो अपनी सरकार बना लेते, अरविंद केजरीवाल क्यों बनने देते? कभी तुम कहते हो हम केजरीवाल को तोड़ना चाहते हैं, केजरीवाल के विधायकों को दिल्ली में तोड़ना हम चाहते हैं। जब हम दिल्ली में केजरीवाल के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं तो उससे अच्छा तो हमारे लिए ये था कि हम बदनाम भी ना होते, ईवीएम हमारे हाथ में होता तो हम कर लेते जो मेरे फर्जी में आता। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है? आप कुछ भी बोल रहे हैं, बगैर तथ्यों के बोल रहे हैं। मैं अंकुर जी से पूछ लेता हूं जी,
केशव जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि या तो अफजल जी मेरी बात को ठीक से सुने नहीं। मैंने ईवीएम को लेकर के कोई भी किसी भी तरीके का मैंने कोई भी आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि वीडियो कोर्ट में फिर से शामिल किया जा रहा है। मेरा इसमें अपना नहीं, तो आपने जवाब हमको दिया अविरल जी, आपने जवाब मुझे दिया था, तो आप पहले ठीक से सुन लिया करिए कि मैं क्या बोलती हूँ। आप औरों की तरह मुझे मत समझिए, ठीक है? जी अंकुर जी को भी दिया। जी, आप क्या कहेंगे एक्चुअली जो बिहार की जो दुर्दशा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बनाने के बाद में कोई और रिकॉर्ड बनाना बाकी रह गया है? क्योंकि अब जो कही जाती थी बात शायद 10वीं बार 11वीं बार, क्योंकि एक साल में 5-5 बार अगर शपथ लेंगे तो 9वीं बार ही रिकॉर्ड होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ इनके जीवन में 9वीं बार क्यों है? ये कम से कम 100वीं बार होना चाहिए था। इनको एक साल में कम से कम 10 बार तो शपथ लेनी ही चाहिए। हर 15 दिन में इधर से उधर इनको करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इनकी छवि है उस तरह का नेता एक ही है। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो गिनीज बुक में जो है करके जाएं, ताकि ये ऐसे मापदंड स्थापित करे राजनीति में, ऐसे सिद्धांत स्थापित करे, लोग देखें कि अपने खुद के सिद्धांतों को कैसे कुचलते हैं लोग राजनीति में। जी अब मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए केशव जी, वहां पर जिस प्रकार का जी, जंगल राज, जिस प्रकार अंकुर का साहब। गुंडा राज, जिस जी, प्रकार का जंगल राज, मैं जिस तो प्रकार सीधी का बात बोलूंगा कि कुल मिलाकर के अब वो राजनीति पूरी तरीके से इतनी गंदी राजनीति हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब मेरी तो सोच यही है कि ये पूरी तरीके से बहुत ही धूर्त माइंड गेम खेला जा रहा है। इतना गंदा माइंड गेम खेला जा रहा है जिसमें ईवीएम पूरी तरीके से मैनेज हो रही है, 100% मैनेज हो रही है, और पूरी ये हाइब्रिड बेईमानी एक तरीके की हो रही है। और मोदी जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे अमित शाह हो, या कोई भी हो, कुल मिलाकर के देश की स्थिति वैसे की वैसी है। 2014 के बाद देश की स्थिति बद से बदतर होती गई है। बेरोजगारी स्तर हद से ज्यादा बढ़ चुका है, स्वास्थ्य का कोई नामो निशान नहीं है, पूरी तरीके से सब हॉस्पिटल ऐसे के तैसे सब पड़े हुए हैं, कोई देख रेख नहीं है। कुल मिलाकर के महंगाई चरम सीमा पे है। घर में लोगों को आज के समय में घर की स्थिति ऐसी हो गई है लोगों की कि घर चलाना मुश्किल हो गया। और मुद्दा था के बाद में राम मंदिर तो क्या है देश को, सत्ता के नशे में चूर है। केशव जी मुझे बोलने देंगे? जी मेरे से पूछा था केशव जी, सवाल आपने मेरे से पूछा था, उसके बाद ये बोल रहे हो तो इनको आप नहीं रोक रहे। आप है कि या तो इन्हें सुनना नहीं आता, या ये अनपढ़ है, या इनको समझ में नहीं आती बात। तीनों में से कोई ना कोई है। मतलब नहीं है, सिर्फ बोलिए तरीके का प्रोपोगंडा फैलाने में लगी हुई है। अरे प्रोपोगंडा सुन लो, लिसन टू मी, सुन लो अनपढ़ होंगे आप, मतलब की बातें कर रहे हैं। नाम पढ़ लीजिए, श्रीवास्तव लिखा हुआ है, और श्रीवास्तव में डिग्रियों की भरमार लगी हुई है जो आपके पास भी उतनी नहीं होगी। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। और मैं आज पहली बार मिनट में इस चैनल पे बैठा हुआ हूँ, और मैं देख रहा हूँ वाकई में आप बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम देते हैं और बेमतलब की बातें करते हैं जिसका कोई सरोकार नहीं है। कोई भी इत्तेफाक नहीं है, बेमतलब की आप बातें करते हैं चैनल पे बैठ के। आपको कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है। बीजेपी की भक्ति करना है और कुछ नहीं करना है आपको। जनता के मुद्दे से आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अरे कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, आपकी बातों से इस देश को कोई लेना देना नहीं है। जिनके सिर पर छत हुई है उनसे जाकर पूछो, जिन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड का लाभ मिला है उनसे जाकर पूछो, जिन किसानों को पैसे मिल रहे हैं उनसे जाकर पूछो, जिन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है उनसे जाकर पूछो, जिनके जनधन खाते खुले हैं उनसे जाकर पूछो, जिनके शौचालय बन रहे हैं उनसे जाकर पूछो, जिन महिलाओं को लाभ मिला है उनसे जाकर पूछो, जिन्हें उज्ज्वला योजना। आपकी बातों से मैं कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उसका कारण ये है कि आप सिर्फ भक्ति के नशे में डूबे हुए हैं और आप बेमतलब की बातें करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। अपने जो है हमेशा की तरह जो है गिनाए जाने में भले ये लोग आगे मशहूर रहे हैं, लेकिन ये भी है देश की राजनीति में और देश में जो स्थिति जो है बिहार की जो दुर्दशा है उसके जिम्मेदार सभी हैं, एक नहीं है। जी है जी बताइए, आवाज आपकी मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। जी, बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार सभी हैं, चाहे जितने दावे किए जाएं, चाहे जितनी योजनाएं निकली हो, लेकिन बिहार जहां था 1940 में वहीं पर है और उससे पीछे चला गया 10-20 साल। अगर हम उसकी बात करें और उसकी दुर्दशा को अगर देखें महसूस करके। जी बिल्कुल।
नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य की ये बात लग रही है ना कि इससे पहले अभी जो चीजें चल रही है, मैं बार बार यही चीज को फिर से बोल रही हूँ कि पहले जब आपको